नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव, प्रोफेसर रिटायर्ड, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पूर्व सलाहकार हरियाणा किसान आयोग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ कुछ विचार बेरोजगारी और पलायन से संबंधित शेयर करूंगा। जब हम बेरोजगारी और पलायन के बारे में सोचते हैं तो ये समस्या सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई दिखाई देती है उत्तर प्रदेश और बिहार से। वैसे तो ये सभी प्रदेशों से जुड़ी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार से ये बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। मैं सन 1975 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उत्तर प्रदेश से रोज़गार की तलाश में निकला था और उस समय बेरोजगारी थी प्रदेश में, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि शायद हमारे से पहले रोज़गार लोगों को मिल गए होंगे, मुझे ही अब निकलना पड़ रहा है। जब हम रोज़गार की तलाश में निकले और जगह जगह इंटरव्यू दिए, अंत में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जब हमें जॉब मिला तो हमने जब वहाँ देखा तो पता लगा कि वहाँ तो हमारे से पहले एक दशक पहले से लोग आए हुए बैठे हैं। और उन लोगों ने बताया कि वो सन 60 में ही आए थे, जब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, और बाद में भी वहाँ काफ़ी लोग गए। तो तब पता लगा कि सन 60 में भी वही हाल था जो सन 70 में था। फिर हमने थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखा तो पता लगा कि जितने फार्म पर काम करने वाली लेबर है उसमें 90% उत्तर प्रदेश बिहार के ही लोग हैं। फिर हमने और ध्यान दिया, जो हिसार में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उन सब में 70-80% लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। फिर और हमने जब ध्यान दिया कि जो रेहड़ी पे सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश बिहार के हैं। तो ये क्या हुआ? ये तो अकेले एक शहर की बात मैं बता रहा हूँ, ये शायद हरियाणा के हर शहर में यही बात थी, या महाराष्ट्र में जहाँ पर ये जाते हैं उत्तर प्रदेश बिहार से वहाँ भी यही बात होगी। तो ऐसा क्या हुआ? उस समय की जो सरकारें उत्तर प्रदेश बिहार में थी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ से कितनी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। इन्होंने ये तो कोशिश की कि जो ट्रेन्स थी उनमें जनरल कंपार्टमेंट्स बढ़वा दिए, कभी 2 कभी 1, और उसमें भूसे की तरह से जो युवा भर के जाते थे दूसरे प्रदेशों में रोज़गार की तलाश में, उनको कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, उनको जो बेरोजगारी और पलायन का दंश कैसे वो झेल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं और कभी ऐसी योजनाएँ नहीं बनाई कि उन योजनाओं को कार्यान्वित करके बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। बल्कि ट्रेन्स के नाम रख दिए गरीब रथ, किसी का नाम रख दिया श्रमजीवी एक्सप्रेस, लोगों को बस इसी तरह से खुश करते रहे। लेकिन जो आधारभूत काम करना चाहिए था वो नहीं किया, और इसके बारे में हमारे युवाओं ने कभी सरकार के ऊपर दबाव भी नहीं डाला। और सबसे बड़ी एक और समस्या वहाँ पैदा की गई जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने की, कि उन्होंने पूरे देश में एक कैंपेन चलाया अगेंस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रीज बंद करा दी। तो कानपुर जैसे शहर जिनको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते थे, वहाँ लाखों लोग बेरोजगार हो गए। सब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी वो सब बंद हो गई। कलकत्ता में भी यही हाल हुआ, दूसरे जो शहर थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज थी वहाँ भी यही हाल हुआ। तो करोड़ों लोग, मैं समझता हूँ, पूरे देश में बेरोजगार हो गए। तो एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रोज़गार के लिए, तो इंडस्ट्री ज़्यादा आ नहीं रही थी, जो थी उनको आपने बंद करा दिया, तो रोज़गार कहाँ से आएंगे? तो जब तक हमारा युवा इस चीज़ के लिए सरकारों पर प्रेशर नहीं डालेगा कि भाई हमारे लिए आप क्या कर रहे हो, कब तक करोगे, कोई टाइम लिमिट है कि नहीं, हमारे जो नए युवा दूसरे आएंगे उनको आप कहाँ जगह दोगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। जब इलेक्शन आएंगे, वोटों के टाइम इस समस्या को उछाला जाएगा और बाद में सब भूल जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि कौन सी सरकार कौन से आधारभूत काम कर रही है, कितने समय में कर रही है। समय की बहुत इंपॉर्टेंस है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए, बड़े बड़े अच्छे बनाए गए, लेकिन कोई 40 साल तक पढ़ा रहा है, कोई 50 साल तक पढ़ा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मेरे पास है, मैं उनका नाम बता सकता हूँ और आप खुद जाके देख सकते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? जब तक किसी प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आएगा और फिर रोज़गार भी नहीं बढ़ेगा। और हम जो कृषि में पैदा कर रहे हैं वो हम कहीं बेचने नहीं ले जा पाएंगे। जब हमारे यहाँ सड़कें ही नहीं होंगी, जब हमारे यहाँ यातायात के साधन अच्छे नहीं होंगे, तो कैसे हमारा सामान बाहर जाएगा? हमारे यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो कैसे हम अच्छी पढ़ाई करेंगे? तो इन सारी समस्याओं के बारे में जब तक हम नहीं सोचेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर हम प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा और वो हमारी भावनाओं को भड़काएंगे और हमें किसी के भी अगेंस्ट बोलने के लिए खड़ा कर देते हैं। अब आजकल अडानी अंबानी के विरुद्ध खड़ा कर, उनसे पूछो कि भाई
तुम कौन सी इंडस्ट्री ऐसी खड़ी कर रहे हो जिसमें 50, 100, 1000 लोगों को नौकरी मिल जाए? वो उनके पास है नहीं, बल्कि जो लगी हुई इंडस्ट्रीज है उनको और बंद करा रहे हैं। तो जो काम सन 70 में हो रहा था वो अब फिर शुरू कराने की तैयारी है। तो ये हमें देखने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वोटों के चक्कर में हमारी जड़ काट रहे हों। अब देखिए, मैं ये जड़ काटना क्यों कह रहा हूँ। वास्तव में हो क्या रहा है कि युवाओं को खुश करने के लिए सरकारें कुछ ऐसा काम कर रही हैं जैसे कि किसी के पैर में फोड़ा हो जाए और वो डॉक्टर को दिखाने जाए तो डॉक्टर जो है मरहम पट्टी किसी हाथ में कर दे। तो क्या हाथ में मरहम पट्टी करने से पैर का फोड़ा ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। और यही सरकारें कर रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 5-6 दशकों से। अब सपोज आपको लैपटॉप दे दिया जाए, अब हमारी स्किल ही नहीं है लैपटॉप चलाने की, तो उसका हम क्या करेंगे? हमारी स्किल के हिसाब से हमें कुछ दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट पहले हमारा हो, और फिर जब हम स्किल अचीव कर लें, जब हम स्किल्ड हो जाएं, तो हमें उससे रिलेटेड चीज़ें दी जाए, और तब तो वो हमारे काम आएंगे। अन्यथा क्या होगा कि हम लैपटॉप लेके आ गए, जब मन में आया उसे 5000, 10,000 में बेच दिया, और ऐसा हुआ, पहले भी हुआ है। तो इस तरह के जो फोड़ा कहीं और नस्तर कहीं की जो अप्रोच है सरकारों की, वो हमारे युवाओं के साथ एक बहुत बड़ी खिलवाड़ हो रही है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अब कोई कह देता है आपको वो देंगे मोबाइल, फिर कभी कह देते हैं कि हम तुम्हें स्कूटी दे देंगे, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। लेकिन ये जड़ काटने जैसी ही बात है। हमें पहले स्किल्ड बनाया जाए, ये युवाओं को कहना चाहिए, और स्किल्ड बनाने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, अच्छे उसमें टीचर्स होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट हमारा अच्छी तरीके से होना चाहिए। फिर हमारे स्किल के हिसाब से जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उससे हमें सशक्त करना चाहिए। ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। अब ये देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का सपोर्ट जब तक नहीं होगा तब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, निवेश नहीं होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। इसके बारे में एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने 2003 में दी। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिजली न होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा। और इसी तरीके से जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके बारे में भी रिपोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ वाटरवेज नहीं है, उसके बारे में भी रिपोर्ट हैं। रेलवे का जो फ्रेट कॉरिडोर होना चाहिए उसके बारे में भी रिपोर्ट्स दी गई हैं कि ये सब होना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, और हमारे जो संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे इनकम जनरेट नहीं होगी। तो इस तरह की रिपोर्ट्स बार बार दी गई हैं, लेकिन उन पर सरकारों ने क्या काम किया, इसको हमें सरकारों से पूछना चाहिए। अब देखिए, युवाओं के पलायन हो जाने से अकेला युवाओं का या उनके परिवारों का ही नुकसान नहीं होता है, नुकसान देश का भी होता है। अब एक रिपोर्ट है जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में कंपाइल की गई, और उसको आदित्य रंगू ने जनवरी 2022 में नेट पे डाला हुआ है। उन्होंने बताया कि जो 500 यूनिकॉर्न कंपनीज, एक यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब होता है कि $1 बिलियन जिसकी वैल्यू है, वो कंपनी कितनी बड़ी कंपनी होगी, कितना एम्प्लॉयमेंट देते होंगे। इस तरह की 500 कंपनी यूएसए में जो 1078 लोगों ने बनाई, उनमें से 90 जो फाउंडर्स थे वो हमारे इंडिया के थे। अगर यही 90 हमारे इंडिया में रहते और यहाँ उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता, पॉलिसी का सपोर्ट मिलता, तो 90 लोग यहाँ भी कुछ कंपनी खड़ी करते, मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी होती। ये जो आज स्टार्टअप हैं, ये कल को, आज ही जब इतने बड़े हैं तो आगे कितनी बड़ी कंपनी ये खड़ी कर देंगे। तो जो पॉलिसीज़ में बदलाव इंडिया गवर्नमेंट ने करे हैं, उनमें एक अच्छी बात यह है कि अब उनके परिणाम ये आ रहे हैं कि इंडिया में भी स्टार्टअप्स काफ़ी शुरू हुए हैं, और करीब 90 के आसपास यूनिकॉर्न कंपनी हमारे देश में भी हो गई हैं। और धीरे धीरे ये सब बढ़ता जाएगा, क्योंकि माहौल अगर अच्छा होगा तो
हमारे युवा जो हैं उनमें कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत करने की कोई कमी नहीं है, और वो कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को तैयार होते हैं। तो हमारे यहाँ भी सब हो जाएगा, लेकिन उनको पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट चाहिए। तो हमारे युवाओं को चाहिए कि वो इस चीज़ के लिए सरकारों पर प्रेशर डालें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट और पॉलिसी सपोर्ट उनके लिए दें। अब देखिए कि इस समय इंडिया में 61,400 के आसपास स्टार्टअप्स हैं डिफरेंट फील्ड्स में, और वो करीब करीब 56 सेक्टर्स में हैं। और इसमें IT, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, कॉमर्शियल सर्विसेज, एग्रीकल्चर, फूड एंड बीवरेजेस में इनकी जो संख्या और होनी चाहिए, बहुत इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसके लिए सरकार ने रिसेंटली एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाई है, और उसके कारण काफ़ी युवा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये जो सेक्टर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें अब लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। और इसी स्कीम की वजह से अब जो 2015 के बाद लगभग 9 गुने इन्वेस्टर इंडिया में आए हैं जो कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। 7 गुने जो हैं वो फंडिंग बढ़ गई है, और जो इनक्यूबेटर्स हैं जहाँ पर स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल को रिफ़ाइन किया जाता है, वो इनक्यूबेटर्स भी इंडिया में लगभग 7 गुना ज़्यादा हो गए हैं। तो हमारे युवाओं को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इन स्कीम्स के बारे में जानना चाहिए, इनक्यूबेटर्स के बारे में जानना चाहिए, और वहाँ पर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब जो ये डिग्री हैं जो BA, MA और M.Tech, B.Tech जो करते हैं, इनके साथ साथ एक स्किल हमारी अगर जितनी अच्छी होगी, उसके सर्टिफिकेट भी अगर होगा, तो हमें जॉब पाने में भी आसानी रहेगी, और हम अपना काम अपने स्टार्टअप्स पे आसानी से खड़ा कर सकते हैं। और सरकारों के ऊपर हमारा ये प्रेशर होना चाहिए कि जो स्किल हमारे अंदर है उसके हिसाब से हमें सपोर्ट करिए। हमें ऐसे नहीं कि लैपटॉप ले जाओ, स्कूटी ले जाओ, और मतलब और भी इस तरह की जो चीज़ें वो देते हैं वो ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए हमारी स्किल के हिसाब से सपोर्ट। अब हमारे युवाओं को जो न्यू एज डिमांड्स हैं, और उसके हिसाब से ही हमें प्रोडक्शन करना है, उसके हिसाब से आज के जो आधुनिक तरीके हैं मार्केटिंग के, उनको अच्छी तरीके से सीखना है। अब आप ये देखिए कि पूरे विश्व में जब से WTO लागू हुआ है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया। उस कंपटीशन के लिए बहुत से कंट्रीज़ ने अपने युवाओं को तैयार किया है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को तैयार किया है, अपने फार्मर्स को तैयार किया है। वो चीज़ हमारे हिंदुस्तान में जब भी लागू करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में आ जाते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ की नॉलेज या तो नहीं होती, या वो अपना सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हमारे युवाओं को, युवा तो बहुत अब पढ़ा लिखा काफ़ी हो गया है, उसको नॉलेज भी है, उसको अब पढ़ना चाहिए कि हमें विश्व में क्या हो रहा है और हमें क्या करना है, हमें कैसे तैयार होना है। अब देखिए कि इंडिया में जो ये झगड़ेबाजी होती रहती है, WTO में मार्केट सारे खुल गए हैं, उनका सामान हमारे यहाँ आ सकता है, हमारे दूसरी जगह जा सकता है। तो हमारे कंपटीटर्स जो हैं हमसे अच्छा सामान, हमसे सस्ता सामान बनाने के लिए तैयार खड़े हैं, तो क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा अच्छी स्किल है। तो वो स्किल हमें भी डेवलप करनी है, उसी तरह की हमें इंडस्ट्री खड़ी करनी है, उसी तरह से सरकारों को हमें सपोर्ट देना है। इसके लिए हमें बात करनी चाहिए। अब हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं। हमारा बड़ा खर्चा आता है लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके कारण हमें जानना चाहिए। और वो कारण जब तक हम नहीं जानेंगे, और हम जो सैनिटरी फाइटोसैनिटरी इशूज़ मोस्टली उन्हीं के कारण रिजेक्शन होता है, वो नहीं जानेंगे, और हमारे जो सामान है उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में जब तक स्टोरेज नहीं मिलेगा, समय पे हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान नहीं पहुंचा पाएंगे, कीमतें हमारी कम नहीं होंगी, तो फिर हम कैसे कम्पीट करेंगे। अब आप देखिए कि चाइना, जो कि हमसे 1980 तक उसकी इकोनॉमी हमारे से कमज़ोर थी, लेकिन आज उसकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने अपने युवाओं को स्किल्ड बना लिया, अपनी इंडस्ट्री बड़ी बड़ी खड़ी कर ली, और उन इंडस्ट्री से जो सामान निकलता है मास स्केल में बनता है, सस्ता होता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो टाइम से पहुंचाते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत अच्छा उन्होंने बना लिया है। तो ये चीज़ें हमारे देश में होनी चाहिए, और इसके लिए युवाओं को चाहिए कि अपनी प्रदेशों की सरकारों पर पूरा प्रेशर डालें कि ऐसा करें। अब देखिए आप जो भी प्रदेश अपने इंडिया में इस तरह का काम कर रहे हैं वो आगे निकल रहे हैं। उसमें एक हरियाणा भी है। हरियाणा में शुरू से ही चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर रहा हो, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि हरियाणा को हमें नंबर 1 बनाना है।
और जब तक ये सोच सबके अंदर नहीं होगी तब तक कोई भी प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने विचार रखे इस तरीके से बेरोजगारी और पलायन के बारे में। आप भी अच्छी तरह से सोचें और अपने विचारों को रखें, क्योंकि ये समस्या इतनी आसान नहीं है कि हम इसको यूं ही जाने दें। इससे हमारा सीधा संबंध भी है और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का भी संबंध है। इसलिए हम सरकारों पर ऐसा अपना प्रभाव बनाएं, ऐसा दबाव बनाएं कि वो काम करें, वो आधारभूत काम करें जिनसे हमारा भी फ़ायदा हो, हमारे प्रदेश का भी फ़ायदा हो, हमारे देश का भी फ़ायदा हो और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को भी उसका लाभ मिले। बस आज इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।